हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्या क्लासेस में। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान के फिज़िक्स के 293 क्वेश्चन, जिसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप लोग जानते हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान की बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ऐसा कोई एग्ज़ाम्स नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कीजिए और अच्छे से वीडियो को देखिए। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान के वस्तुनिष्ठ जो भी 293 क्वेश्चन दिए गए हैं इस बुक में, उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन में ये टिक कर दिया गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का क्या मात्रक है? जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। तीसरा क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष। पार्शिक इकाई है। पार्शिक इकाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरी की पार्शिक इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। नहीं, सेल्सियस टेम्परेचर की इकाई होती है, ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, तो यही गलत है। और पूछा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये नहीं आप लोग ज़रूर सा देख लीजिएगा। इसमें बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं नहीं की वजह से। तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, यही आपका क्वेश्चन सही है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। पास्कल इकाई है दाब की। पास्कल इकाई है दाब की। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका ए सही हो जाएगा। बल एवं दाब का होता है। अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, जबकि द्रव्यमान, समय, लंबाई ये एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। वेग और संवेग के अनुपात से भौतिक राशि जो प्राप्त की जाती है वो है द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से, अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ए सही हो जाएगा इसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कौन सा गति का नियम है? यह न्यूटन के गति विषयक पहला नियम है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। अगला क्वेश्चन, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। किसके कारण अश्वारोही अचानक से गिर सकता है? विश्राम के जड़त्व के कारण। विश्राम के जड़त्व के कारण, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसका किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम है। अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल है। बल किसका गुणनफल? बल का गुणनफल है। किसके किसके गुणनफल से बल की परिभाषा निकलती है? वही पूछा है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है।
अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का जो वजन, हमारे शरीर का जो वजन होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर, यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। उसका चंद्रमा पर जो भार होगा वो 100 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान 3 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है, मतलब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन है, 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, इसका बी आंसर होगा, टार्क होता है। टार्क जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण के बीच का गुणनफल होता है। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। इसका आंसर होगा आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। आगे चलते हैं। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। बीकर में बर्फ तैर रही है और जब वह बर्फ पूरा पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा। इसका आंसर होगा उतना ही रहेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों बोतल टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। आगे चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। देखिए सभी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछते हैं, तो आप लोग बार बार इसको इन सब क्वेश्चन का रिवीजन करते रहिए। आगे चलते, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, जब नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, वो अपने तल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? इसका आंसर सी होगा। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, बी आंसर होगा इसका 4 डिग्री सेल्सियस पे। 35 नंबर क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व तो अपवर्तित रहेगा। समुद्र में प्लवंग करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? इसका आंसर बी होगा, 1/10 भाग। अगला क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि? इसका आंसर ए होगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसका प्रेशर अधिक हो जाता है तो बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है, इसीलिए दो टुकड़ों को आपस में दबाने पे, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर वो चिपक जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाती है। ऊंचाई पे जाने पे जब वायुदाब में कमी हो जाती है तो पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायुदाब में कमी हो जाती है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? इसका आंसर होगा ये, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
वायुमंडल, अगला क्वेश्चन, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाती है, गिरावट आने लगती है, तो ये अनुमान होता है कि हाँ मौसम तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि प्रेशर हाई हो जाने पे पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है इसलिए फट जाता है ऊपर जाके। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? अगला क्वेश्चन है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। क्यों उसका आकार परिवर्तित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के कारण उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं? चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। इसमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? इसमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? बताइए। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी ऊर्जा, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये पहला आंसर हो जाएगा ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकलने में कौन सा बल लगता है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम को निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। अगला क्वेश्चन, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। द्रव्यमान वही रहेगा, उसके भार में परिवर्तन आ जाएगा लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो उसको अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। वास्तविक भार से कम कब होता है उसका प्रत्यक्ष भार? जब त्वरण के साथ नीचे जा रही है, जब लिफ्ट नीचे जा रही होगी तभी उसका भार वास्तविक भार से कम लगता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? सी आंसर हो जाएगा 1/6 भाग। लोलक की कालावधि निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कालावधि। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा? उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्यासो अनुपात। इसको प्यासो नहीं, पॉइज अनुपात लिखा होता है, वो मिस्टेक हो गया, पॉइज अनुपात कहते हैं, पॉइज रेशियो। वर्षा की बूंद गोलाकार होती, किसके कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है? सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, सतही तनाव के कारण। उसके तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं, सतही तनाव के कारण।
अगला क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर किसके कारण चढ़ता है? केशिका क्रिया के कारण। अगला, श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई क्या है? पॉइज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है जिन्होंने उत्प्लावकता के बारे में बताया? आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, किस देश के वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज? ग्रीस से थे। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं या अनुदैर्ध्य तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ ध्वनि तरंग के बारे में पूछा है तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंग। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? चमगादड़ किस तरंग का उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंग। अगला देखते हैं, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे? ये लंबवत तरंगे हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, यदि दाब बढ़कर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, 332 मीटर पर सेकेंड होगा इसका आंसर। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में, किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा हुआ है, तो ये हो जाएगा इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि का वेग होता है लगभग 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल, इसका आंसर हो जाएगा किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर के कारण किया जा सकता है। कैसे पहचान पाएंगे? केवल ध्वनि गुणता के आधार पर हम पहचान पाएंगे कि कौन सी ध्वनि है। आगे चलते हैं, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर है जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायु की चाल होगी, छोटा सा न्यूमेरिकल, 6 से 64 मीटर पर सेकेंड होगा इसका आंसर। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता जानने के लिए, हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में जाता है? नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन 79, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ऐसा क्यों होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। 81 क्वेश्चन देखते हैं, केल्विन मान से मानव शरीर का तापमान होता है, जैसे हमारा टेम्परेचर केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में होता है ना, तो केल्विन मान पे हमारा टेम्परेचर कितना होता है? 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? कितना टेम्परेचर होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमाप पे एक ही टेम्परेचर दिखाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव तापमान है -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, बी आंसर होगा इसका।
लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचलन संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसकी दोगुना मोटाई के कपड़े की 1 परतों से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? आंसर देखते हैं। दोनों परतों के बीच स्फुटिक वायु के कारण, दोनों परतों के बीच वायु आ जाती है, ये उसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। सी आंसर हो जाएगा। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमिति में। इसका आंसर डी हो जाएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। अगला क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में आया है। हर एक एग्जाम में, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन। आगे चलते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? किस वजह से ऐसा होता है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं? वाष्पीकरण। अगला, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए जब हम भाप से जलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। 98 क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है, जिसमें बताया गया था ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग व कण दोनों के समान होती है। प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंगे, इनकी प्रकृति तरंग व कण दोनों के समान होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण होता है जब? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि किस कारण से आधारभूत चमक आती है हीरे में? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उसका उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या कीजिए। परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पे ऐसा होता है। परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। सी आंसर हो जाएगा इसका। अपवर्तन के कारण एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा
एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा 60 डिग्री, क्योंकि परावर्तन कोण आपतित किरण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है 60 डिग्री 60, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। आगे चलते हैं। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है, इसका आंसर हो जाएगा 3.0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा, इसका आंसर हो जाएगा 2 थीटा। आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बिहार सीजीएल 4, बीपीएससी, एईडीओ, ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स में साइंस का पूछा जाता है। आप लोग इसको बार बार देख के रिवीजन कीजिए, पढ़िए, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि हमारा वही क्वेश्चन गलत हो जाता है जो हमें आता हुआ रहता है, जो हम पढ़े रहते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए, सुनते रहिए, 1-2 बार सुनिए, आपको याद हो जाएगा, फिर आप अपना रिवीजन करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। मृग तृष्णा उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? किसके कारण हमें ऐसा लगता था मृग तृष्णा? पूर्ण आपतित परावर्तन के कारण। ये मृग तृष्णा एक भ्रम है जो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण लगता है। आगे चलते हैं। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। इसका पहला आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। ये जो एंडोस्कोपी होता है पेट में, वो कैमरा मतलब मुंह से कैमरा को इंटर करके, तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ये एंडोस्कोपी हो पाता है। आगे चलते। इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष किस कारण से दिखता है हमें? परावर्तन एवं अपवर्तन की वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण के कारण दिखता है प्रकाश। वायुमंडल में हमें विसरण दिखता है प्रकाश का धूलकण के कारण। अगला क्वेश्चन 117 नंबर। खतरे के संकेतकों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए हम खतरे के सिग्नल के रूप में लाल प्रकाश का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। मोटर कारों में, अगला क्वेश्चन, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं हम। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। अगला क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मानव आँख की रेटिना पर हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। कितनी लंबाई होगी कि वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा? 0.75 मीटर। उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 0.75 मीटर, तभी वो अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। क्षमा चाहते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है यहाँ पे ये वाला PDF। पढ़ते हैं थोड़ा सा।
थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है ये पीडीएफ, फिर भी हम पढ़ते हैं, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। एक पेज ही ऐसा लग गया है, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर। जब कोई वस्तु दी समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। आगे, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। यदि किसी ऐनक की लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी होगी, इसके फोकस की दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं कर पाता है। लाल कांच की अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा हरे रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, प्रकाश का रंग उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 3 रंग मूल रंग है, ये कौन कौन से रंग हैं? नीला, हरा और लाल। प्राइमरी कलर आते हैं जिसमें नीला, हरा और लाल रंग होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा बनता है? सफ़ेद रंग बनता है। अगला क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आइरिस का काम क्या होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को। दूर दृष्टि दोष के निवारण में काम में लाते हैं उत्तल लेंस को। दूर दृष्टि दोष में कौन सा चश्मा दिया जाता है? उत्तल लेंस का। दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आगे देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है सकती? रेटिना की तुलना फिल्म से की जा सकती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। वस्तुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कौन सा नियम है? यह कूलाम का नियम है, यह कूलाम का नियम है। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी। चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं समान विभव पर। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा AC को दृष्टि धारा DC में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। AC को DC में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। चलिए, अब थोड़ा दिखाई दे रहा है अगला PDF, ध्यान से पढ़ते हैं। 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भूसंपर्कित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पथन शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए।
इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन, विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अगला क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, हमारे घरों में जो पंखे बल्ब आदि सब लगे होते हैं वो सब समांतर क्रम में लगे होते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है? यह ओम का नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम। आगे चलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर है, एसआई मात्रक ओम मीटर है। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा 2 ओम। अगला क्वेश्चन, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 161, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं, वोल्टीय सेल का आविष्कारक कौन है? एलिजांड्रो वोल्टा। वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? एलिजांड्रो वोल्टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल है, शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन, इसका आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा फैराडे ने। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? फैराडे ने। आगे चलते हैं, 167 क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होता है? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। मैं गलत आंसर नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सीधा सही आंसर जो दिया है वही पढ़ रही हूँ। अगर चारों ऑप्शन पढ़ने लगूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे गलत सही में, इसलिए जो सही है मैं डायरेक्ट उसी को बोल रही हूँ। तो इसमें क्या है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाली मिश्र धातु में निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं 168 नंबर क्वेश्चन, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टिन और शीशे का एक मिश्र धातु, टिन और शीशे का एक मिश्र धातु से फ्यूज बना होता है, फ्यूज तार। अगला क्वेश्चन, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में किस धातु का बना होता है? नाइक्रोम का। अगला क्वेश्चन, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा कितना होगा? 1 यूनिट। अगला क्वेश्चन, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है? कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रतिचुंबकीय है? डायमैग्नेटिक। कौन सा प्रतिचुंबकीय? बिस्मिथ हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। विद्युत धारा, अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले ओर्स्टेड द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? जनित्र, इसका आंसर होगा जनित्र को बनाने में। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। विद्युत मोटर फैराडे के नियम से कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफर क्या है?
ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है? एसी वोल्टता को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाता रहता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जिस तत्व के परमाणुओं में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? द्रव्यमान संख्या 4 होगा उसका। अगला क्वेश्चन, नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। आगे चले, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करें। 1 प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्वों में। अगला क्वेश्चन, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, तीनों पर उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। इसका आंसर हो जाएगा गामा किरणें। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। किसकी इकाई है क्यूरी? रेडियोधर्मिता की। ए नंबर सही हो जाएगा इसमें। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है नाभिकीय रिएक्टर में? नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन 200 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, D2O का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दिया है, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? 204 नंबर क्वेश्चन है। त्रिविमीय चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा लिया जाता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण निम्नलिखित में किसने दिया है? यह प्रमाण दिया है एडविन हब्बल ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सबसे पहले यह किसने प्रमाणित किया? कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है तत्व। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों व सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है? नाभिकीय संलयन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रमुख उपकरण है इंटरफेरोमीटर। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इंटरफेरोमीटर। आगे क्वेश्चन दिया है, दो ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? बुध। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? इसका आंसर हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन देखते हैं 215 नंबर, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? तो ये हो जाएगा शनि ग्रह। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ 5800 डिग्री सेल्सियस दिया है तो हम इसी के साथ जाएंगे। अगला, सूर्य के सबसे निकट तारा है, सूर्य के सबसे निकट तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। 218 नंबर क्वेश्चन है, नेपच्यून की खोज की। नेपच्यून की खोज किया था गैले ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है, सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सूर्य। आगे पढ़ते हैं, सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है, जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है, बृहस्पति एवं अरुण के बीच में विद्यमान है। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार 1969 में चांद पर कदम रखा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन में पूरा करती है। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया है? प्लूटो को क्या नाम दिया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 134340। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन 230 नंबर क्वेश्चन, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है, मीथेन गैस जो है किसके वायुमंडल में उपस्थित है? वो है बृहस्पति।
मीथेन गैस बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन 231 नंबर, एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसकी औसत दूरी है? किसके बीच की औसत दूरी है? सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणों की खोज की विक्टर हेस ने। रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ जिन्होंने खोज किया था डायनामाइट की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। 240 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किया था जे. रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। अगला क्वेश्चन 242 नंबर देखते हैं, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? वर्नस वान ब्राउन ने किया था। ए नंबर सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बम विकसित किया था वर्नर वान ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल एम रस्का ने किया था। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? ब्रॉडशॉ थे स्कूटर के आविष्कारक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूटर के आविष्कारक ब्रॉडशॉ थे। अगला क्वेश्चन 246 नंबर, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? सोनार। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, तापमान को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? डिक्टाफोन कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे आइंस्टीन ने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ये ग्रीस के वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्म होती हैं? स्थलीय विकिरण के कारण अधिक गर्म होती हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारतम्य है जो निर्भर करता है आवृत्ति पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए अधिक होता है? किसके लिए अधिक होता है? तो ये अधिक होता है दूरदर्शक के लिए। समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? ये होगा R/3। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, 259 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि? गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि हमारा पसीना तीव्रता से वाष्पित होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉस्मिक किरणें हैं आवेशित तथा अनावेशित दोनों। कॉस्मिक किरणें आवेशित तथा अनावेशित दोनों होती हैं। 261 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किरण युग्मों में कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स किरणें एवं गामा किरणें।
एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं। 262 नंबर का आंसर होगा, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं विद्युत बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। 263 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार की लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद पर, केवल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 264 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। 265 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें से डी ऑप्शन सही नहीं है। आपेक्षित पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती है, यही ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 266 नंबर। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है, बी ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 268 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह किस परिघटना के कारण होता है? यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी केवल एक आपतन कोण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा की व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप घोषित करता है? न्यूनतम ताप घोषित करता है 1 केल्विन तापक्रम पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते, यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण के कालांतर कितना होगा? वेग एवं त्वरण का कालांतर कितना होगा? 90 डिग्री, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में किस एक की एक समान विमा नहीं है? घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित आलोकों में कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है, यही ऑप्शन ए सही है इसका। यहाँ केवल एक वही वाला सही था, यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्ट चालक क्रमशः क्या है? चांदी एवं सीसा। उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्ट चालक क्रमशः क्या है? चांदी एवं सीसा, आपने देख लिया। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेडिएटर केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। 280 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रत के कारण होती है कहलाती है पराबैंगनी विकिरण। हानिकारक होती है पराबैंगनी विकिरण, तो यही होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये कथन पढ़ना है, उसमें से कौन सा आपका सही ऑप्शन है उसको लगाना है। तो चलिए पढ़ते हैं। निकट दृष्टि वाला एक व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, बिल्कुल सही है।
दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है, बिल्कुल सही है। जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटस्थ वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन यहाँ पे पूछा है, तीनों सही नहीं है। सॉरी, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। इसमें जो मैंने ये तीनों पढ़ा ये सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। तीनों सही नहीं है, तीनों गलत दिया हुआ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये पढ़ना है, इसमें से कौन सा सही है लगाना है। तो इसमें से साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता है, ये गलत है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, ये भी गलत है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखेगा, ये सही है। तो आपका केवल 3 सही हो जाएगा इसमें से। आगे चलते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। बाल आपस में चिपक जाते हैं, किसके कारण बाल आपस में चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल होता है। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल होता है। तो ये दोनों गलत दिया हुआ है ऑप्शन। आगे चलते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति और निर्देशित होता है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह एक पैर की पादंगुली पर खड़ा होता है। जब वह एक पैर की पादंगुली पर खड़ा होता है तब दबाव सबसे अधिक लगा होता है। आगे चलते। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केवल किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीवी रमण को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए दिया गया था। क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आप लोग भी जानते होंगे, जेसी बोस ने किया था क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार। 289 क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद मरकरी के 760 mm कॉलम को लगाने वाला दाब क्या कहलाता है? एक एटमॉस्फेयर। गॉड पार्टिकल है, गॉड पार्टिकल हो जाएगा हिग्स बोसान। सॉरी, कोई आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हिग्स बोसान, गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसान। आगे चलते 291 नंबर क्वेश्चन। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं लेकिन प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती हैं। इसका कारण यह है कि जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होते हैं। बोस-आइंस्टाइन संघनी है। बोस-आइंस्टाइन संघनी द्रव्य की पांचवी अवस्था। तो दोस्तों, आप सभी लोग का ये लूसेंट सामान्य विज्ञान का फिजिक्स जो 293 क्वेश्चन दिया गया था, इसे हमने पढ़ा। आप लोग बार बार इसका रिवीजन कीजिए, 2 से 3 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आर्या क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।